हेलो, वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं आज अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो हम करने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। लास्ट क्लास जो टॉपिक हमने कवर किया था बेटा, उसमें हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने कुछ कुछ सीखा था, जैसे कैपिटल, ड्राइंग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपका कवर है। अगर आपने अब तक के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में देखोगे, वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर हम स्टार्ट किया हुआ है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उसके आगे वाले कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको आगे जाके हेल्प करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास निकल के आता है बेटा एक्सपेंस। तो हम एक्सपेंस की अगर बात करें तो व्हाट इज एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस अगर हमारे पास देखा जाए तो एक्सपेंसेस देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। एक्सपेंस क्या होता है बेटा, अमाउंट स्पेंट फॉर रनिंग अ बिजनेस। आप सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, आप अपने डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो आप खर्चा कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस ही बोलते हैं ना। फॉर रनिंग अ बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो जो भी आप खर्चा कर रहे हो रेगुलर बेसिस मतलब डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है। बिजनेस को आप स्मूथली अगर रन करना चाहते हो तो आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब एक्सपेंसेस को मैं समझाने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे आप जो भी पैसा खर्च करते हो, चाहे आप रेंट पे कर रहे हो, चाहे आप सैलरी पे कर रहे हो। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज में देखूँ तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है मेरे पास सैलरी पे करना, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है बिजनेस करने के, जैसे मेरी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे है, रेंट हो गया मेरा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, आप बिजनेस, आप गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, है ना। किसी पर्टिकुलर चीज को आपने रिपेयर कराया तो वो रिपेयर का पार्ट जो है आपका वो भी एक्सपेंस हो गया। तो आई होप एक्सपेंस तो वैसे भी हमें क्लियर ही था सर, क्योंकि एक्सपेंस तो हम डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं, है ना। कुछ भी आपने खर्चा किया, मतलब किसी सर्विस को अगर आपने ऑप्ट किया, किसी दूसरे इंसान से कोई काम करवाया, तो सर्विस लिया आपने, जाहिर सी बात है, तो खर्चा हो गया हमारा, है ना। तो ये आपका हो गया एक्सपेंस। अब एक्सपेंस को ही फर्दर 2 पार्ट्स में यूज किया गया है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास होने वाली हैं। आगे जाके मैक्सिमम बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ये होता क्या एग्जैक्टली, कभी समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो आज हम वही दोनों करने वाले हैं। तो बेटा एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। तो द फर्स्ट एक्सपेंस इज नोन एज, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा प्रीपेड की जगह पे ना कभी कभी वो आपको अनएक्सपायर्ड वर्ड भी यूज कर देगा कि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड का मतलब देखो क्या होता है, देखो प्रीपेड का मतलब तो समझ में आता है। प्रीपेड मतलब पहले ही अगर हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्रीपेड। जैसे हम घर में हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, तो आपको प्रीपेड मोबाइल होता है और एक पोस्टपेड मोबाइल होता है। तो प्रीपेड मोबाइल का मतलब क्या है, पैसे आपको पहले देने पड़ेंगे, बेनिफिट्स आपको बाद में मिलेंगे। पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, आपको बेनिफिट पहले मिल जाएंगे लेकिन पैसे आपको तब देने जब बिल जनरेट हो जाएगा। मतलब पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। प्री का मतलब पहले होता है। तो उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो, एक याद रख सकते हो कि हाँ प्रीपेड का मतलब पहले आपने पेमेंट कर दी। आउट का मतलब, पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, आपने बाद में पेमेंट करनी है। तो वो आपका सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंस है जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अभी भी खड़ा हुआ है, दैट मींस अभी पेमेंट करना बाकी है, तो उसे बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग। ओके बच्चों, तो आ जाओ सीधा प्रीपेड एक्सपेंस पे। तो प्रीपेड एक्सपेंस की अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो क्या होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हो अमाउंट विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। क्या लिखोगे आप, अमाउंट विच इज रिलेटेड। अमाउंट ना लिख के आप इसको अगर लिखो ना एक्सपेंस लिखो तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपने क्या करना बेटा, वो खर्चे जो अगले साल से कनेक्टेड है, बट पेड इन करंट ईयर, बट पेड इन करंट ईयर। आपने क्या किया, उनको पे कर दिया करंट ईयर में एज एडवांस। तो एडवांस में अगर आपने खर्चा किया है अगले साल के लिए तो उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस। तो सर प्रीपेड एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों को बता दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली बेसिस पे, आप हर महीने इस तरीके का खर्चा करते हो। आप एक बात बताओ, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो तो उस स्कूल में आपकी एजुकेशन फीस जाती है बच्चों, है ना। तो जो भी फीस आपको जाती है उस फीस को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड, क्योंकि आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। स्कूल फीस हो गई, आपकी प्राइवेट क्लास जो आप अगर ले रहे हो, आपने कोई ग्रुप क्लास ज्वाइन कर रखी है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है क्लासेस के लिए, तो प्राइवेट क्लासेस की जो फीस है बच्चों, वो भी आपका क्या है बच्चा, वो भी आपका एक तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस ही है। बट बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर किस तरीके के, इस तरीके से खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों एक खर्चा जो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता है वो मिलता है बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस। तो एक बात बताओ बच्चों, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो अमाउंट आप कब पे करते हो, जब कोई, हम इंश्योरेंस पे क्यों करते हैं बेसिकली, क्योंकि इंश्योरेंस हमें एक फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को कवर करता है, मतलब आपके रिस्क को कवर कर लेती है वो कंपनी जिसके
जिस कंपनी से आपने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, फिर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है और उस टाइम हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, नहीं, आपको पहले ही पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप उस पेमेंट का बेनिफिट बाद में ले सको। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ना सर आपने इंश्योरेंस करा रखा है अपना, मतलब आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, तब हम आपको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो बेटा ये एक एग्जांपल हो सकता है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस का। इसी तरीके से प्रीपेड रेंट भी हो सकता है आपने अगले साल का रेंट इसी साल पे कर दिया हो, तो ये पॉसिबल है ना चीजें, तो ये भी प्रीपेड एक्सपेंस का पार्ट होता है। ओके, नाउ मूव टू सेकंड थिंग। अब जो आपका सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है बच्चों, वो होता है आपके पास, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता लग ही गया होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब एग्जैक्टली जो इसका उल्टा होता है। मतलब सर कौन सी किसकी बात कर रहे हैं आप, अभी हम देखते हैं। देखो इसमें हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर। मतलब आपको उनकी पेमेंट कब करनी थी बच्चों, करंट ईयर में, बट नॉट पेड। लेकिन आपने क्या किया, उनकी पेमेंट नहीं की, या फिर मैं बोलूं इसको, और एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किया है। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज और लिख लेते हैं, बेनिफिट्स फ्रॉम फॉर सच एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी अवेल्ड। ठीक है, आपने क्या किया, उनके बेनिफिट्स आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। तो बच्चों ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो बच्चों इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है बेटा। जैसे आपका पोस्टपेड मोबाइल बिल, जितने भी आप बिल देते हो ना, वो सारे के सारे क्या हैं, पोस्टपेड मोबाइल बिल। ठीक है, इसके अलावा सर और एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा एग्जांपल हो सकता है इसका क्रेडिट कार्ड बिल। अब क्रेडिट कार्ड का बिल कब आता है, जब आप उसका बेनिफिट ले लेते हो, आपको पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सर्विस यूज कर लो बैंक की, बट आपको 45 दिन के अंदर अंदर एक साइकिल होती है, उसके अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब बेनिफिट्स तो आपने ले लिए बट पेमेंट बाद में देनी पड़ेगी। सर एक एग्जाम्पल और जो हर महीने हर घर में आता है, जिसका नाम होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप उठा के देखोगे ना बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा भी होता है योर आउटस्टैंडिंग बिल या अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है, आपने बेनिफिट्स तो ले लिया, खर्चा आपका ड्यू हो चुका है, अब आपको पे करना बाकी है। क्लियर हुआ? तो ये आपके क्या हो गए, दो खर्चों के टाइप हो गए। ओके, अब एक बात और समझ लो आप, क्योंकि ये चीजें जो है ना, जो भी हमने अभी पढ़ा, ये सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं। आपके आगे अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर आएगा, उसमें काम करेंगे। तो आपको वहां पे ना एसेट्स और लायबिलिटीज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल तो हमने सीख लिया, एसेट्स भी सीख लिया, लायबिलिटी भी सीख लिया। अब बच्चों इन दोनों में से ना एक मेरा एसेट्स है और एक मेरा लायबिलिटी है, तो सर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो बेटा लायबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हर वो चीज लायबिलिटी है जो कि मेरे ऊपर बर्डन है, मतलब मेरे ऊपर कर्जा है। तो इस लैंग्वेज के बारे में क्या समझ में आया आपको, कि आपने सर्विसेज ले ली हैं बट पैसा देना बाकी है, दैट मीन्स ये मेरा कर्जा हो गया, है ना। तो बच्चों ये मेरा कर्जा हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरी लायबिलिटी हो गई। परफेक्ट, ठीक है सर। तो सर ये क्या हो गया, अब इसको एक बार लैंग्वेज देखो, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपने पैसे तो दे दिए बट आपको सर्विस मिलना बाकी है। दैट मीन्स जो सर्विस आपको मिलनी चाहिए उस पर मालिकाना अधिकार तो केवल आप ही का है। और एसेट्स की लैंग्वेज में भी सेम सिमिलैरिटी है एक तरीके की। एसेट्स क्या था बच्चों, एसेट्स यही था कि हर वो चीज एसेट्स है जिस पर मालिकाना अधिकार मेरा है, मतलब ऑनरशिप मेरे पास अवेलेबल है। तो यहां पर भी क्या है, अगर आपने स्कूल की फीस पे कर दी तो उसका बेनिफिट केवल आप ही को मिलेगा ना, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने वो सर्विसेज आपके लिए परचेज की हैं, जिसका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आपका अधिकार है कि जितना खर्चा आपने किया उसका बेनिफिट आपको मिलना बाकी है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सर एसेट्स हो गया। परफेक्ट। अब एक पॉइंट आता है, सर एसेट्स में भी तो आपने दो पार्ट लिखवाए थे कि एक छोटा एसेट्स और एक बड़ा एसेट्स। छोटा मतलब एक साल से अंदर अंदर, बड़ा मतलब एक साल से ज्यादा ज्यादा। ऐसे लायबिलिटी में भी था हमारा। तो बच्चों एक बात बताओ, ये कौन सा वाला है, क्या स्कूल की फीस या प्राइवेट क्लासेस की फीस हो गई, या फिर आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, एक साल से ज्यादा क्लेम पे करते हैं। तो ये चीजें जब भी आप खर्चा करोगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा एक साल के अंडर अंडर वाले ही होते हैं, अगले साल आपको दोबारा देना पड़ेगा, है ना, ऐसे होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसे बच्चों, ये हो गया मेरा करंट। मैंने जाते ज्यादा लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको कि छोटा मतलब करंट, है ना, शॉर्ट। सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पैसा बकाया है, आपने सर्विस तो ले ली, तो क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सर्विस आपको देगी अगले एक साल के लिए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सर्विस अगर आपको मिलेगी तो वो मिलेगी
आपको केवल और केवल 1 साल तक के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको, है ना। अगला बंदा क्या बोलेगा, सर 1 महीने बाद पेमेंट कर देना है, 2 महीने बाद कर देना, हाथ से 3 महीने बाद कर देना, बट हाँ उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। तो ये भी छोटी लाइबिलिटी होती है, मतलब कर्जा तो है बट ये मेरा छोटी लाइबिलिटी वाला पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज करंट लाइबिलिटी। तो आई होप एक्सपेंसेस वाला पार्ट आपको कवर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसका दूसरा वाला पहलू जो कि होता है एक्सपेंस का बिल्कुल चचेरा भाई, जिसे हम बोलते हैं इनकम। ओके तो पहले आप ये नोट कर सकते हो, फिर हम चलेंगे इनकम के ऊपर। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, इनकम। अब इनकम की बात अगर हम करें तो इनकम क्या होता है बेटा, इनकम का मतलब होता है सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखो तो इनकम क्या है, इनकम अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, ऑफ द बिजनेस, इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड होता है आपका। दैट मीन्स जो भी सामान आप बेच रहे हो उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो भी आपका इनकम हो गया। और इनकम में आपका बेसिकली आपकी अदर इनकम भी आ जाती हैं जो कि आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है। एग्जांपल समझते हैं, तो देखो आपका मेन काम क्या है, आपका मेन काम है आप एक XYZ प्रोडक्ट बनाते हो, तो प्रोडक्ट लेट सपोज कि आप ए प्रोडक्ट बनाते हो, तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसका सेल प्राइस लेट सपोज है 1000 रुपीज, ये आपका हो गया बेटा सेल प्राइस, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है बेटा वो कितना है, वो है केवल 600 रुपए का। तो आई कैन से द 400 रुपीज इज माई प्रॉफिट। तो बेटा ये भी मेरा प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है इसको भी हम इनकम का पार्ट ही मानते हैं। बट इसके अलावा अगर हम, जैसे मैं अपनी जो ये दुकान चला रहा हूँ, जहाँ भी सामान अगर बेच रहा हूँ, वो दुकान हमारे घर के अंदर है। अब हमने क्या किया, हमने अपने घर का एक पार्ट हमें रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंटल इनकम भी आ रही होगी हमारी, जाहिर सी बात है। तो रेंटल इनकम मेरी जो आ रही है, पैसा तो वहां से ही मुझे मिल रहा है ना, तो उसे बोलते हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हुआ। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो भी ऐसा एक्टिविटी है जो बिजनेस से जिसका कोई लिंकअप नहीं है, आप बिजनेस करो चाहे मत करो, रेंट तो आपको मिलेगा ना, प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पे दे रखी है। सिमिलरली एक और एग्जांपल बच्चों, आपने क्या किया, आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया हुआ है एट द रेट 10% के ऊपर, तो लोन का अमाउंट है मेरा मान लो 1,00,000 रुपए। अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपका फ्रेंड पे करेगा फुल ईयर का, दैट इज 10,000 रुपीज फॉर द फुल ईयर। तो ये 10,000 रुपीज आपको क्या होगा, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव होएगा। अब रिसीव होगा इसका मतलब क्या, ये भी इनकम का पार्ट हो गया। तो इनकम समझ में आता है। इनकम का मतलब ये नहीं होता केवल बिजनेस इनकम की बात हो रही है, इनकम का मतलब बिजनेस इनकम से एक्स्ट्रा जो आप पैसा आप रिसीव कर रहे हो वो भी आपका इनकम का पार्ट है। समझ में आया बच्चों। तो अब चलते हैं, इनकम को दो पार्ट्स में अगेन स्प्लिट किया हुआ है। एक इनकम वो होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। नाउ व्हाट इज एक्रूड इनकम बच्चों, एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम विच इज ड्यू, मतलब इनकम जो ड्यू हो चुकी है, किस साल की है वो इनकम, करंट ईयर की, मतलब पैसा हमारा इस साल बन चुका है। ड्यू का मतलब क्या होता है, जो जनरेट हो चुका है, बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन क्या हुआ आपको अभी तक बेटा वो मिला नहीं है। जैसे यहां पे मैंने अपने क्या किया था, मैंने अपने फ्रेंड को 1,00,000 रुपए लोन पे दिया था, 1 साल पूरा हो चुका है, उसने मुझे अभी तक उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इंटरेस्ट है मेरा एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे फ्रेंड ने क्या किया, इस 10,000 में से केवल 9,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो मुझे रिसीव हो चुका है, मतलब उसने मुझे पे कर दिया तो मुझे रिसीव हो गया। तो आई कैन से दिस 10,000 रुपीज एज अ इनकम, कि ये मेरी इनकम बन जाती है। लेकिन जो 1,000 रुपीज का अमाउंट है इसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इसे मैं बोलूंगा एक्रूड इनकम। इनकम और एक्रूड इनकम में डिफरेंस समझ में आया बच्चों। इनकम का मतलब जो मेरा है मुझे मिल गया, एक्रूड इनकम का मतलब जो मेरा है बट मुझे मिला नहीं है तो मेरा ना इस साल के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्रूड इनकम। परफेक्ट, ठीक है सर। तो कुछ एग्जांपल बता दीजिए सर। एग्जांपल बेटा एक तो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में दिखाई दिया, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट, है ना। एक्रूड इंटरेस्ट भी हो गया। अब किसी फ्रेंड के लिए मैंने काम किया कमीशन बेसिस पे, तो कमीशन मुझे नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, एक्रूड कमीशन। समझ में आया बच्चों। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया, चलो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट का नाम क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस। तो बच्चों ये तो देखो डायरेक्टली समझ में आ रहा है, इनकम रिसीव इन एडवांस। अब इनकम रिसीव इन एडवांस बेसिकली क्या है, जैसे समझ में आता है पैसा आपको एडवांस में मिल गया। अब बच्चों पैसा आपको एडवांस में मिल गया, तो सर ये तो वैसे समझ में आता है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो रिलेट कहां से करती है बच्चों, नेक्स्ट ईयर से। मतलब इस साल पैसा नहीं मिलने वाला था ये आपको बस मिल गया वो इस साल, ठीक है, बट रिसीव्ड एज एडवांस इन करंट ईयर। लेकिन क्या हुआ, पैसा भले ही वो इस साल का है नहीं बट आपको इस साल ही मिल गया। जैसे यहां पे मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दिए थे ना बहुत, जो मैंने उधार पे दिए थे 10% के इंटरेस्ट पे। अब मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे क्या किया, मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे 10,000 की जगह पे इंटरेस्ट इस बार दे दिया मान लो 12,000 रुपए का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस 12,000 में से 10,000 जो मुझे मिला वो मेरा इनकम है।
क्यों इनकम बच्चों? क्योंकि ये करंट ईयर का है और मुझे मिल भी गया तो इनकम हो गया। अब सर ये जो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल गया आपको, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये पैसा भी मेरा ही है, लेकिन इस साल मेरा नहीं है। ये कब मेरा होगा? अगले साल। तो इस इनकम को हम क्या बोलेंगे? इनकम रिसीव इन एडवांस। समझ में आया बच्चों? तो जो पैसा मेरा नहीं है इस साल, बट मैंने उसे रिकॉर्ड तो करना है ना, लेकिन उसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, लेकिन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात। अब सर इसके एग्जाम्पल बेटा यही हो सकता है सारे के सारे, जैसे कमीशन रिसीव इन एडवांस। कुछ फ्रेंड बोलते हैं ना, सर मेरा भाई ये काम कर दे यार, मैं इसके बदले में तो ये 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा सर 500 रुपये ठीक है मैं दे तो दूंगा, लेकिन एडवांस कमीशन चाहिए कुछ, मेरे को एडवांस पेमेंट चाहिए मुझे। इसका मतलब काम करने से पहले आप उससे पेमेंट ले रहे हो, तो अब आपको काम करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स दैट इज योर कर्जा। कर्जा पैसे के फॉर्म में नहीं होता, ऑब्लिगेशंस के फॉर्म में भी होता है। तो सर ये क्यों बताया? क्योंकि इसी बेसिस पे आप इन दोनों में से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा एसेट्स है और कौन सा लायबिलिटी है। तो बताओ बच्चों, इसमें से एक्रूड इनकम क्या होता है? वो इनकम जो ड्यू है करंट ईयर और बट मिली नहीं है तो हमारी, पैसा हमारा जनरेट हो चुका है बट मिला नहीं है। तो बच्चों जो पैसा हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। कौन सा एसेट्स बच्चों? करंट एसेट्स। क्योंकि पैसा आप किसी में ड्यू रखोगे तो कितने टाइम के लिए? छोटे टाइम के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा आपको? कि वो करंट एसेट्स है। और ये तो साफ पता लग ही रहा है कि इनकम एडवांस में अगर पैसे मैंने ले लिए किसी से तो मुझे काम करना पड़ेगा अब। तो ये मेरे लिए क्या बन जाता है बेटा? ये मेरे लिए बन जाती है एक तरीके की लायबिलिटीज। तो कौन सी लायबिलिटी सर? ये लायबिलिटी आपकी छोटी लायबिलिटी है, बिकॉज एडवांस में कोई आपको अगर पेमेंट करेगा तो वो अगले 1 साल के लिए ही करेगा, ऐसा नहीं कि वो अगले 2-3 साल की पेमेंट एडवांस कर देगा। तो अगेन हमेशा इसकी लायबिलिटी कौन सी होती है बेटा? ये करंट लायबिलिटी। चलिए टॉपिक ये क्लियर है आपको? चलिए बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है आपका ट्रेड रिसीवेबल। उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। नाउ व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? बेटा ट्रेड रिसीवेबल की अगर बात की जाए तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड की जगह आप रिसीवेबल लिखो बच्चों। अमाउंट रिसीवेबल, बिकॉज रिसीव्ड का मतलब होता है जो आपको मिल चुका है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल किससे? फ्रॉम कस्टमर्स टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये कौन सा अमाउंट है जो आपको मिलने वाला है? मिला नहीं है अभी तक, मिलेगा। किससे मिलेगा? आपको कस्टमर्स से मिलेगा। क्यों लेना है आपको उनसे? आपको पैसा क्यों लोगे उनसे आप? बिकॉज आपने उन्हें क्या किया है? गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा है। अब बेचने के 2 तरीके होते हैं, कैश और क्रेडिट। तो अगर आपने उधार में सामान बेचा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो भी सामान आपको आपने बेचा, जो पैसा आपको लेना है, उसे ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। अब ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट्स होते हैं आपके पास। तो ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आपके पास अवेलेबल है? फर्स्ट पार्ट डेटर। डेटर्स का मतलब बेटा क्या होता है? डेटर्स का मतलब होता है सिंपल, अ पर्सन, कंपनी या फिर फर्म। तो देखो यहाँ पे कोई इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म। सिंगल बंदा काम कर रहा है तो उसे फर्म कहा जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कंपनी में काफी सारे लोग हो सकते हैं, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंसान मतलब पर्सन मतलब कोई भी सिंगल इंडिविजुअल। तो वो इंसान जिसको हमने क्या किया है? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, आर सोल्ड। किस पे? उधार पे सेल किया है आपने। दे आर रेगुलर कस्टमर्स फॉर अ बिजनेस। मतलब ये जो कस्टमर्स है ना आपके, ये कौन है? ये बेटा रेगुलर कस्टमर्स हैं आपके, जिनको आप डेली बेसिस पे जानते हो, सामान लेते जाते हैं लोग। तो इनसे ना आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पड़ोस में कोई दुकान है, अगर आप वहां सामान लेने गए, ये मिस्टर भोला जी लगा लेते हैं हमारे पास, ये शॉप हमारे पास हो गई एक। अब शॉप में क्या है? अब शॉप के अंदर ये भाई साहब गए, क्या नाम है इनका? मैंने क्या नाम लिखा? मिस्टर यश। तो मिस्टर यश गए दुकान पे सामान लेने के लिए। अब सामान तो लेके आ गए, कितने रुपए का बेटा? 10,000 रुपए का सामान ले लिया इन लोगों ने। अब मिस्टर यहां से इन लोगों ने सामान कितना ले लिया बेटा? 10,000 का। अब सामान तो ले लिया, सामान लेने के बाद वॉलेट घर पे भूल के आ गए बाई चांस। अब क्या 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 बोलते हैं? अरे भाई साहब वॉलेट तो नहीं लेके आया, तो क्या होगा? पैसा सर बाद में ले लेना। तो शॉपकीपर क्या बोलेंगे हम लोग? अगर आपकी खुद की दुकान, आप क्या बोलोगे? अरे सर आप कहाँ भाग के जा रहे हो, बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ सामान। तो आपने सामान तो दे दिया ना, लेकिन पैसे मिले क्या आपको? नहीं मिले। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो एग्जांपल में, ये हमारी कंपनी है, शॉप ले लो यहाँ पे आप। यहाँ पे आपने सामान बेचा, इधर किसको बेचा? मिस्टर यश जी को। और इन्होंने बदले में जो पैसे देने थे, क्या क्या लिखा मैंने? कैश, और क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब पैसे नहीं मिले आपको। तो हम क्या बोलेंगे? मिस्टर यश कौन हो गए हमारे लिए? डेटर फॉर कंपनी। मतलब डेटर बन जाते हैं हमारे। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। तो समझ में आता है डेटर्स का मतलब क्या होता है? अब इसको बच्चे पढ़ते हैं डेप्टर, बी इसमें साइलेंट रहेगा आपका, इसका मतलब डेटर।
क्लियर। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर आपके पास क्या, बिल्स रिसीवेबल। तो बेटा बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, तो बेटा बिल्स रिसीवेबल क्या है, ये ना एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है। सर लीगल डॉक्यूमेंट मतलब, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब जिसके बेसिस पे आप थर्ड पार्टी के ऊपर किसी के ऊपर केस वगैरह फाइल कर सकते हो, आप कोई कानूनी पेपर कह सकते हो आप इसे। ए लीगल डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, किसको, अननोन कस्टमर्स को। अब आपकी शॉप में एक नया कस्टमर आया जिसको आपने पहली बार देखा हुआ है, ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज अगर आप ये सोचो कि हम बिजनेस में उनके साथ ही करेंगे, या तो हम कैश में बिजनेस करेंगे या तो केवल उधार में सामान बेचेंगे, तो उनको बेचेंगे जिनको हम जानते हैं बस। तो ऐसा तो बिजनेस आपका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ग्रो नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर तरीके का कस्टमर आता है। तो आप क्या करोगे, आप फ्रॉड से बचने के लिए क्या है, इस डॉक्यूमेंट का सहारा ले सकते हो, है ना, आपके साथ नुकसान भी ना हो, आपकी सेल भी बच जाए। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगेन चेक करो एग्जांपल, कंपनी हमारे पास आई, हमने सामान बेचा मिस्टर मुकेश को, मिस्टर मुकेश ने सामान निकलवा लिया, आपने लिस्ट वगैरह बनाई और 10,000 का सामान निकलवा लिया। पैसे देने की जब बारी आई तो मिस्टर मुकेश क्या बोलते हैं आपको, कहते हैं सर पैसे तो नहीं है, मैं अभी यहीं पे शिफ्ट हुआ हूँ नया नया, अभी मकान लिया है हम लोगों ने और पैसे नहीं है अभी, मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा या 1 हफ्ते बाद दे दूंगा या कल ही दे दूंगा, या तो क्या आप सामान दे दोगे इन्हें, पॉसिबल ही नहीं है, मैं होता तो मैं भी नहीं देता। जाहिर सी बात है, बिकॉज हम जानते नहीं और हम किसी अननोन पर्सन के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और बिजनेस में तो ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, तो नहीं कर सकते तो नहीं दोगे आप सामान इन्हें, ओके। तो बट आपने क्या किया, आपने बोला अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यही हो हम भी यही हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, देखो सर हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारी कंपनी की खुद की पॉलिसीज हैं, तो अगर आप सामान उधार में लेके जाना चाहते हो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक डॉक्यूमेंट है। अभी डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपको कोर्ट से मिल जाता है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मिस्टर यश जी को बोला कि सर ये डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ना, जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे हम लोग ब्रीफ में इन द चैप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है बेटा, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है कि अंडर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट आता है। अब क्या है होता है वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो इसके अंडर क्या है, आपने मिस्टर मुकेश जी को एक बिल पकड़ा दिया, एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कि मिस्टर मुकेश ये वादा करते हैं, या फिर मैं ऑर्डर देता हूं मिस्टर मुकेश को कि 10,000 रुपए पे किए जाएंगे कंपनी को, जबकि भी डेट बोला जाएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उस पर वो डेट मेंशन कर दो कि मिस्टर मुकेश ये वादा कर रहे हैं कि, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं कि आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हो कि भाई आप पेमेंट करोगे 10,000 रुपए की, कब करोगे, 1 महीने के बाद करोगे। और आपने बोला सर मैंने तो साइन कर दिया इस डॉक्यूमेंट पे, आप भी साइन कर दीजिए। अब अगर मिस्टर मुकेश इज अ जेन्युइन पर्सन तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे और वो बिल इनको रिटर्न कर देंगे। समझ में आया। तो जैसे ही बिल रिटर्न हुआ तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर मुकेश इज जेन्युइन पर्सन, आपकी सेल बच गई, है ना, कस्टमर ही बच गया आपका। तो यहां पर ऐसे लोगों के साथ अगर आपको बिजनेस करना है जिन्हें आप नहीं जानते हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसे बिल्स रिसीवेबल। परफेक्ट, समझ में आया सर, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आ जाओ अगले पार्ट पे कि हम समझते हैं कि ये ट्रेड रिसीवेबल एग्जैक्टली होता है क्या। तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल जो आपके पास है, ये आपका जो आता है ट्रेड रिसीवेबल, ये आता है अंडर द हेड ऑफ एसेट्स, क्योंकि इसमें जो पैसा आपको मिलना है बाकी है वो आप ही का है, लेकिन कौन सा, करंट एसेट्स। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल में ये दोनों पार्ट्स जो हैं आपके, ये करंट एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिकॉज द अमाउंट विच यू विल रिसीव वो आप ही का है, किसी और का नहीं है वो। समझ में आया बच्चों, ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हो। हम लोग इसके बाद चलेंगे इसके अगले पार्ट पे। ओके तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपके पास, वो है हमारे पास ट्रेड पेबल। देखो जैसे ट्रेड रिसीवेबल था ना, वैसे ही होता है ट्रेड पेबल। अच्छा ट्रेड का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना और बेचना, तो मतलब बिजनेस से कनेक्टेड है। तो बिजनेस में वो अमाउंट जो आपका पेबल है, पेबल का मतलब देना बाकी है, एक होता है पे और एक होता है पेबल। पे मतलब दे दिया, पेबल मतलब जो देना बाकी है। तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है बेटा, वो होता है अमाउंट पेबल टू द सप्लाईज टू द सप्लायर्स ऑफ द बिजनेस फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मतलब हमने इन लोगों से सामान खरीदा हुआ है, किस पे बेटा, उधार पे खरीदा हुआ है। किससे खरीदा हुआ है, सप्लायर्स से खरीदा हुआ है। तो इनको क्या कहा जाता है, ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में 2 पार्ट्स है, वैसे ही ट्रेड पेबल में भी 2 पार्ट्स हैं। डेटर्स था वहां पे, यहां पर क्या बच्चों, यहां पर है आपका जिसको बोलते हैं क्या हम, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्रेडिट, उधार, हमारे लिए उधार है। तो द अननोन पर्सन या फिर कंपनी, कौन हो सकता है ये क्रेडिटर्स, कोई भी इंसान हो सकता है, अगेन कंपनी हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म। फ्रॉम होम गुड्स एंड सर्विसेज, आपने क्या परचेज किया है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार में अगर आपने सामान खरीदा इन लोगों से तो आपके लिए क्या हो गया, वो कर्जा हो गया।
दे आर रेगुलर सप्लायर्स फॉर बिजनेसेस। मतलब क्या है, ये लोग रेगुलर सप्लायर हैं हमारे बिजनेसेस के। तो ये लोगों से मुझे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ये भरोसे के ऊपर चलता रहता सामान आपका बिजनेस। आप एग्जांपल में देख लो बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोलता है ये, कह रहा है ये हमारे बच्चों हमारी कंपनी यहाँ पे है, ये मिस्टर राम है। अब हमने क्या किया, हमने इन लोगों से कोई चीज गुड्स परचेज किया, जो भी हम सामान बेचते हैं, कितने का सामान हमने लिया, एरो देखो बेटा इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमने 10,000 का सामान परचेज किया, बट बदले में जो हमें कैश देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर राम कौन हो गए बच्चों, ही इज अ क्रेडिटर फॉर अ बिजनेस, ये हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो हम इनको नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इनका अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। वो कैसे होता है वो हम आगे जब सीखते रहेंगे तब देखेंगे एक बार, है ना। तो बच्चों अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है बेटा हमारा बिल्स पेबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है, वैसे ही बिल्स पेबल भी एक डॉक्यूमेंट है। वो हमें एक पावर देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि आप सामान उधार में बेच सको उन लोगों को भी जिन लोगों को आप नहीं जानते। बिल्स पेबल भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सेम बेसिकली उसी का पार्ट है एक। तो बिल्स पेबल क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। यहां पर भी ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें क्या करता है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। किससे, फ्रॉम अननोन सप्लायर्स, मतलब जिनको हम नहीं जानते, हम उनसे इस बिल के बेसिस पे सामान परचेज कर सकते हैं। एग्जांपल देखो बच्चों, क्या लिखा है, हमारी कंपनी, हमने सामान खरीदा मिस्टर राहुल से, एंड फर्स्ट टाइम हम सामान परचेज करने जा रहे हैं। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मिस्टर जो हमारे पास कौन थे, मिस्टर महेश मुकेश, मिस्टर मुकेश थे हमारे पास, उनसे हमने सामान बेचा था उनको हमने, और हमने डॉक्यूमेंट साइन करा लिया था। तो इस बार मिस्टर राहुल भी हमसे डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे। तो जब वो राहुल हमसे डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे बदले में, तो हम क्या देंगे, हमने जो बिल इनको दिया तो वो वही बिल इनके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। और उस बिल की एक कॉपी हमारे पास आ जाएगी, तो वो कॉपी हमारे लिए क्या हो जाती है बच्चा, वो कॉपी हमारे पास हो जाती है क्या, बिल्स पेबल। तो हमने जो दिया इनको वो है बिल्स रिसीवेबल, और जो बदले में ये हमें वापस करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज बिल्स पेबल। मतलब इस बिल के बदले में हमें याद रहेगा कि मुझे पेमेंट करनी है। समझ में आया बच्चों। तो ये बिल्स पेबल क्या हो गया, बिल्स पेबल में भी सेम डिटेल लिखी होंगी, और ये 10,000 रुपीज का ही आपका बिल्स पेबल रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो सर ये तो क्लियर हो गया, अब इसमें दोबारा बता दो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बेटा ये बिल्स ट्रेड पेबल, पेबल का मतलब क्या होता है, पे करना बाकी है, दैट मींस कर्जा है हमारे लिए। तो कर्जा है तो बच्चों क्या हो जाएगा ये आपके लिए, ये आपके लिए बन जाता है करंट लायबिलिटीज। तो सर ये करंट लायबिलिटी, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी करंट लायबिलिटी का ही पार्ट बनेंगे ना, बिकॉज ये दोनों क्या है, ट्रेड पेबल के ही पार्ट है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको भी, बिकॉज ये सिंपल है, एग्जैक्टली ट्रेड रिसीवेबल का अपोजिट पार्ट चलता है, एक एसेट्स है तो दूसरा लायबिलिटी में आता है। क्लियर हुआ, ठीक है, इसे नोट कर सकते हो। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं अभी इसके बाद। ओके तो लास्ट 3 टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर के अंदर आने वाली हैं वो क्या है बच्चों, वो है आपके पास डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स और ये इंसॉल्वेंट। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपने अब तक अपनी 10th क्लास की जर्नी में नहीं पढ़ी होंगी, बिकॉज ये अकाउंट्स की ही टर्म्स हैं। तो अकाउंट्स में ही आप इन्हें पढ़ने को देखोगे। सबसे पहले टर्म आती है बेटा डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन की अगर बात करूं तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन हम क्या बोलते हैं, किसी भी रिडक्शन को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब रिडक्शन किसकी बात की जा रही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, कौन से वाले फिक्स्ड, टेंजिबल वाले। बेटा फिक्स में इंटेंजिबल भी आते हैं, तो इंटेंजिबल में डेप्रिसिएशन वर्ड यूज मत कर देना, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक डिफरेंट वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम यूज करेंगे अभी। ओके तो इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। किस वजह से, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर या फिर ड्यू टू टाइम। नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब आपने जैसे गाड़ी परचेज करी, अब गाड़ी जब आप परचेज करते हो तो गाड़ी का रख रखाव करोगे, है ना। गाड़ी आपने लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए की इस साल गाड़ी परचेज करी। अब मैं बोलता हूं भाई 10 साल के बाद आपने 2 साल हो गए आपकी इस गाड़ी को, तो 2 साल में आपने इसे चलाया तो होगा ना, तो इसके अंदर के पार्ट्स वगैरह घिसे होंगे कहीं ना कहीं, घिसावट। डेप्रिसिएशन का हिंदी में अगर बात करो तो इसका मतलब होता है घिसावट, है ना। तो जो भी आपके एसेट्स में नॉर्मल चलाने की वजह से या फिर रखने की वजह से या फिर यूज करने की वजह से जो घिसावट आती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। या फिर टाइम की वजह से, बेटा आप चाहे आप चलाओ भी मत, लेकिन इन्फ्लेशन जो रेट है आपका वो आपकी वैल्यू को डाउन करता है, या फिर मैं बोलूं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अपग्रेड कर रही है तो पुरानी चीजें क्या है, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं, उसकी वजह से उनका वैल्यू गिरना लाजमी है, गिरता ही गिरता है। तो किसी भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू अगर गिरता है इस वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर या फिर टाइम की वजह से, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चों,
डेप्रिशिएशन। तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या सेम रहने वाली है? सर नहीं, जाहिर सी बात है कुछ कम हो जाएगी। हम ये पकड़ के चलते हैं, एक फिक्स एस्टिमेशन लेके चलते हैं, जिसमें हमने पहले भी सीखा था कि अकाउंट्स में मैक्सिमम टाइम हम एस्टिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसकी लाइफ को एस्टिमेट कर लूँ कि सर इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल लाइफ है मेरे इस पर्टिकुलर गाड़ी की, या फिर 10 साल ले लेते हैं, है ना। 10 साल अगर हमारी गाड़ी है, गाड़ी की जो लाइफ है 10 साल की है, तो 10 साल में इस गाड़ी में हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब इसकी वैल्यू कितना डाउन जाएगी। तो अगर मैं इसकी लाइफ लेता हूं 10 ईयर्स, तो इसकी लाइफ हर साल 1 लाख रुपीस की कम हो जाएगी। इसका मतलब 2 साल में इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 2 लाख रुपए कम हो गई। तो इसकी जो हमारे हिसाब से वैल्यू बची है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है बेटा? बुक वैल्यू हमारे हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से कितनी है? 8 लाख। बट क्या ये एक्चुअल में 8 लाख है? इट डिपेंड्स। मार्केट में लेके जाएंगे तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पता लगेगी कि वो एक्चुअल में 8 लाख है या फिर नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन हमारे लिए ये क्या है बेटा? ये वो खर्चा है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। 2 साल में जो भी इसके एसेट्स में कमी आई, इसकी वैल्यू में कमी आई, उसे ही डेप्रिशिएशन कहा जाता है। एंड दिस डेप्रिशिएशन इज अ मैंडेटरी आइटम जो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। चाहे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आप कस्टमर को बोलते हो सर 2 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, शोरूम से लाके घर तक चली है, बस आप ये समझो नहीं है एकदम, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू कम होने वाली है, क्योंकि मार्केट तो चेंज करेगा ना, टेक्नोलॉजी चेंज करेगी, उसकी वजह से वैल्यू डाउन होती है। तो हमारे हिसाब से आज की डेट में यही वैल्यू है, दैट इज 8 लाख। बुक्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से नहीं होता है ना। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब मैंने आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज अ फिक्स्ड नॉन कैश एक्सपेंस। फिक्स्ड नॉन कैश क्यों बोला मैंने इसे? क्योंकि आपको पैसे किसी को देने नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बेटा पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, आपका बस एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करना आपका जरूरी होता है कि आपने 10 लाख में से इतना यूज कर लिया, दैट्स इट। तो इसीलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। आई होप डेप्रिसिएशन समझ में आया होगा। तो बेटा डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस है। कौन सा वाला? नॉन कैश एक्सपेंस। क्लियर हुआ? परफेक्ट। चलिए अब चलते हैं अगले टर्म के ऊपर। अगला टर्म है मेरा क्या? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब, देखो बच्चों, आपके लाइफ में ना, हम सबके लाइफ में ना एक फ्रेंड ऐसा जरूर होता है जो कि आपसे पैसे ले तो लेता है ये बोल के कि यार कल ले लूंगा भाई, कल दे दूंगा, और वो कल उसका कभी नहीं आता। अगले दिन दोबारा सामने आता है, फिर 1 साल हो गया आपको, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन पैसे नहीं दे रहा वो। तो 1 साल के बाद क्या बोलोगे? यार छोड़ यार, 1 साल हो चुका, अब तो दिया ही नहीं, अब क्या देगा। तो वो क्या हो गया आपका? एक तरीके से बैड डेट्स। आपने कर्जा दिया तो था अगले बंदे को, लेकिन उसे पैसे वापस नहीं किए। तो वैसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में क्या हुआ? अमाउंट विच इज इररिकवरेबल। इररिकवरेबल का मतलब अब वो रिकवर नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको पैसा वापस। किससे नहीं मिलेगा? फ्रॉम डेटर्स। अभी हमने इस टर्म के बारे में पढ़ा है। डेटर कौन होते हैं बेटा? डेटर वो लोग जिनको उधार में सामान आपने बेचा था, चाहे वो भरोसे पे बेचा हो। सामान भरोसा करके मैंने बेच तो दिया, लेकिन बंदा पैसे नहीं दे रहा उसके। अब पैसे नहीं दे रहा तो हमारे लिए क्या हो गया? वो नुकसान हो गया, क्योंकि बीआर के फॉर्म में नहीं, बीआर में तो केस कर देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या बेटा? डेटर्स में जो पैसा नहीं मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इररिकवरेबल अमाउंट। उसे ही बैड डेट्स कहा जाता है। ओके, तो हम इस बेसिकली ये क्या मेरे लिए? ये एक तरीके का लॉस हो गया। लॉस मतलब पैसा नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो लॉस ही है हमारे बिजनेस के लिए। तो ऐसा अगर सारे कस्टमर करने लगे तो हो गया हमारा काम। बिजनेस कैसे करेंगे हम लोग? समझ में आया बच्चा? तो ये क्या बेटा आपका? ये एक तरीके का लॉस है जिसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली इन एक्सपेंस की तरह कहा जाता है, लेकिन होता नुकसान है। एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है? लॉस में जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगा, वो रिसीव नहीं होगा। एक्सपेंस में क्या है? आपने खर्चा किया, बेनिफिट ले लिया, दैट इज एन एक्सपेंस। ऐसे सैलरी पे करी, सैलरी पे कब करते हो आप? आपने अपने एम्प्लॉय से काम तो ले लिया ना, उनका टाइम तो यूज कर लिया है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हो, दैट मीन्स वो एक्सपेंस है आपका, बिकॉज आपने पे किया, बिजली आपने बिजली यूज कर ली, वो एक्सपेंस है। लेकिन यहां तो कुछ मिला ही नहीं आपको, सामान बेचा लेकिन पैसा जो मिलना बाकी था वो मिला ही नहीं आपको, तो वो लॉस हो गया आपका। समझ में आया बच्चों? परफेक्ट। चलिए अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास है दैट इज इंसॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंट? तो बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा फर्म हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज लाइबिलिटीज। मतलब कर्जा तो इतना सारा हो चुका है लेकिन अब उसकी हालत नहीं है, वो कर्जा नहीं चुका पा रहा। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो चुका है। विजय माल्या का नाम आप सबने सुना होगा। विजय माल्या इंडिया छोड़ के भाग चुका है। क्यों? क्योंकि उसका जो एयरलाइंस था वो बंद हो गया, है ना। बंद हो गया क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस चल नहीं रहा था, ठीक है। उसने अपनी पोजीशन वगैरह जो भी है, उसको बिजनेस नहीं चल पा रहा था, इसलिए जो कर्जा उसने ले रखा था वो कर्जा
पे ऑफ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमने इंडियन गवर्नमेंट ने उसने डिक्लेयर किया कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसने अपने आप को दिवाला, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवाला निकलना, उसने अपने आप को डिक्लेयर किया अपनी कंपनी को कि हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो जो कर्जा हमने ले रखा है वो हम पे नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन, कंपनी जो इस पोजीशन में है जो पे नहीं कर पाएगा अपना कर्जा। इन लोगों की वजह से ही हमारा क्या होता है, बैड डेट्स। आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा है, किसी कंपनी को सामान बेचा, मान लो 1 लाख रुपए का, अब वो कंपनी कहती है हमारी कंडीशन नहीं है, हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, जो करना है कर लो। तो आप क्या करोगे, आप उस कंपनी के एसेट्स को बेच दोगे, है ना। अब एक कंपनी है, आपने उस कंपनी को क्या किया बेटा, सामान बेचा था, उधार में सामान बेचा, आपने क्रेडिट सेल्स किया 1 लाख रुपीज का। अब जब सामान आपने बेचा, इसका पैसा जिस कंपनी को आपने बेचा था वो कंपनी सामान नहीं दे पा रही, पैसे नहीं दे पा रही, क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा, तो आपने क्या किया, आपने उस कंपनी सारे एसेट सेल कर दिए, और सेल करके आपको वहां से रिकवर हो गए, लेट सपोज 60,000 रुपीज का आपको पैसा मिल गया, रेस्ट अमाउंट इज 40,000 रुपीज, ये आपको नहीं मिला, और आप इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंसी, मतलब हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो ये जो 40,000 बेटा आपका बच गया, तो जितना आपने रिकवर कर लिया फ्रॉम दी एसेट्स, ये एसेट्स से रिकवर हो गया, बाकी जो बच गया ये 40,000 रुपीज, यही आपका क्या है बेटा, ये आपका हो गया बैड डेट्स, आपका नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? चलें आगे। ठीक है, तो यह हमारा टॉपिक आज का कवर हो चुका है। बुक्स के अंदर आपका सेकंड चैप्टर है आपका। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इस टॉपिक से कनेक्टेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे आने वाले ये सारी टर्म्स आपके सारे कोर्स में पढ़ने को मिलेंगे आपको, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, इसमें टर्म्स जितने भी हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी इसकी डाल रखी है ऑलरेडी, सेकंड वीडियो ये है, दोनों वीडियोस अगर आप कवर कर लोगे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, बट आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है अकाउंट्स में तो इसको ज़रूर देखिएगा और इसको कवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।